नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपकृत्य विधि के प्रकार क्या है और अपकृत्य विधि की विशेषताएं क्या है। अपकृत्य विधि की विशेषताएं ये है कि एक तो कर्तव्य भंग होता है और कर्तव्य भंग से किसी व्यक्ति के अधिकार का आपका उल्लंघन होना चाहिए और उससे आपके एक सिविल दायित्व उत्पन्न होता है और ऐसे सिविल दायित्व में आपको जो नुकसानी होती है, क्षतिपूर्ति होती है, वो पूर्णदायित नहीं होती। अपकृत्य के प्रकार में हमने देखा कि अपकृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतः अनुयोज्य, एक स्वतः अनुयोज्य नहीं होता। स्वतः अनुयोज्य में आपको क्षति साबित करनी आवश्यक नहीं होती, जबकि स्वतः अनुयोज्य में आपको क्षतिपूर्ति साबित करना आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे अपकृत्य दायित्व के सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है अपकृत्य विधि का, जो कि अपकृत्य विधि के संबंध में आपकी सारी शंकाएं दूर कर देगा और अपकृत्य विधि को अब तक की जो हमने वीडियो देखी उनको ये स्पष्ट कर देगा कि अपकृत्य विधि वास्तव में है क्या और ये अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है। तो अपकृत्य दायित्व के संबंध में दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है विनफील्ड महोदय का, जो कि इसे अपकृत्य विधि लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं, और दूसरा सिद्धांत है सामंड महोदय का, जो कि इसे अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। ये शाब्दिक अंतर टॉर्ट्स और टॉर्ट अपकृत्य अपकृत्यों की वजह से इन दोनों सिद्धांतों का जन्म हुआ, और आगे हम देखेंगे कि इन दोनों सिद्धांतों की जो विवेचना है, जो बात है, मर्म है, वो ये है कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिद्धांत क्या क्या है। विनफील्ड के महोदय का जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को पहुंचाई गई प्रत्येक क्षति जब तक उसके लिए विधि के द्वारा कोई औचित्य न हो अपकृत्य है। अपकृत्य के कुछ निश्चित प्रकार हैं, उनके अतिरिक्त अपकृत्य का दायित्व नहीं हो सकता। ये अपकृत्य का दूसरा सिद्धांत कहलाता है। तो विनफील्ड महोदय के पहले सिद्धांत की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। वो ये है कि किसी व्यक्ति को पहुंचाई गई प्रत्येक क्षति जब तक उसके लिए विधि के द्वारा औचित्य न हो अपकृत्य है। तो विनफील्ड महोदय कहते हैं कि प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य जिसका कोई औचित्य या प्रतिहेतु न हो, यानी कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं हो, तो वैसा वो चीज़ आपके लिए हमेशा अपकृत्य होगी। यानी कि विनफील्ड महोदय के हिसाब से अपकृत्यों को निश्चित नहीं किया सकता, यानी कि हर क्षति जिसका कोई प्रतिहेतु या औचित्य नहीं है, वो आपको अपकृत्य की श्रेणी में ला दी है और आपको उसको क्षतिपूर्ति करने के दायित्व उत्पन्न करती है। तो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता सर फ्रेडरिक पोलक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकार की क्षति जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को पहुंचाई गई हानि के कारण घटित हुई है अपकृत्य होगी, जब तक उस हानि के लिए विधि के अंतर्गत कोई औचित्य न हो। इसके अनुसार कोई हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति क्षतिग्रस्त व्यक्ति के प्रति क्षति के लिए उत्तरदायित्व से अपकृत्य विधि से
तभी बच सकता है जबकि वह ये प्रमाणित करे कि उसे हानि को करने का विधिक औचित्य उसे था। तो विनफील्ड महोदय पोलक महोदय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपके प्रति यदि किसी ने कोई क्षति कारित की है, आपको कोई नुकसान कारित किया, आपको कोई चोट पहुंचाई है, तो वह तब तक उसके लिए दायी है जब तक कि इस प्रकार के अपने कार्य को वह विधिक रूप से औचित्यपूर्ण साबित नहीं कर देता। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति आपका पड़ोसी है जिसको कोई आपका दूसरा पड़ोसी हानि पहुंचाता है, तो उसको क्षतिपूर्ति का दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा यदि उसको उसने से क्षति पहुंचाई है, चाहे वो क्षति जो आपको क्षति पहुंचाई है वो किसी अपकृत्य की परिभाषा में आता हो या नहीं हो, चाहे वो अपमान वचन हो या न्यूसेंस हो, चाहे मानहानि हो, डिफामेशन हो या कोई और प्रकार का अपकृत्य हो। यदि आपको हानि हुई है तो उसको उसके प्रति दायी होगा। तो संक्षेप में इसमें कह सकते हैं कि इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विधिक है के अंतर्गत औचित्यपूर्ण क्षति उपलब्ध है। न केवल अपकार जिनमें कोई नाम दिया जा सकता है अपकृत्य है, अपितु वे अपकार भी जो इनको नाम नहीं दिया जा सकता अपकृत्य कहे जा सकते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार न्यायालयों को नए अपकृत्य की खोज कर सकने का व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क क्या है कि लॉर्ड्स मैन्सफील्ड ने कहा इसको एक लिबरल एक्शन स्वतंत्र दावा कहा जा सकता है। लॉर्ड बॉवेल ने स्किनर एंड कंपनी वर्सेस शिव एंड कंपनी में किया है इंग्लैंड की सामान्य विधि के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे अपकार के लिए जो इच्छापूर्ण या बिना किसी विधि सम्मत औचित्य के किया गया हो दायर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पेट ने चैपमैन वर्सेस पिकरसेल के बाद में 1762 में कहा कि अपकृत्य अनंत प्रकार के हैं न कि सीमित तथा परिरोधित, अर्थात अपकृत्यों को किन्हीं परिभाषाओं की सीमा विशेष में बांधा नहीं जा सकता, ये अनंत है और वो है असीमित है। टॉर्ट्स आर इन्फिनिटली वेरियस नॉट लिमिटेड और कॉन्फाइंड। न्यायिक निर्णयों के अध्यक्ष विषय से प्रमाणित होता है कि न्यायालय समय समय पर नए नए अपकृत्य खोज करके अपकृत्य विधि के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की है। उदाहरण के लिए विद्वेषपूर्ण अभियोजन का अपकृत्य स्वतंत्र रूप से 1789 में स्थापित किया गया। उपेक्षा का अपकृत्य के रूप में मान्यता 1820-30 में मिली। सर फ्रेडरिक पोलर ने कहा कि जटिल समाज के विकास में अनेक श्रेणियां एवं प्रकारों के अपकृत्यों को जन्म दिया है और न्यायाधीशों ने प्रतिवादी के दायित्व को इन मामलों में स्थापित किया है। अब आते हैं हम द्वितीय सिद्धांत पर। द्वितीय सिद्धांत सामंड के द्वारा दिया गया ये है इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सामंड रहे। उन्होंने कहा कि क्षति विधि के अंतर्गत क्षति नहीं है वहाँ उस क्षति के लिए अंतर्गत उपचार भी उपलब्ध नहीं हो। उबू रेबिडम जस ईबी। इस प्रकार यदि आपके पास यदि उपचार नहीं है तो इस प्रकार की क्षतियों को अपकृत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और वो अपकृत्य नहीं होंगे। इस प्रकार यदि क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षतिकर्ता के विरुद्ध वाद लाता है और क्षतिकर्ता प्रतिवादी को कर्तव्य नहीं है कि प्रमाणित करे कि उसका कृत्य किसी विधिक नियम के अनुसार औचित्यपूर्ण था, अपितु वादी के लिए आवश्यक है कि उसको किसी निश्चित अपकृत्य के अंतर्गत प्रमाणित करे।
यदि वादी अपने दावे को किसी निश्चित शीर्षक के अंतर्गत नहीं लाता या प्रमाणित नहीं कर पाता तो प्रतिवादी को कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। डॉक्टर जैक्सन ने भी इस सिद्धांत के समर्थन में कहा कि सिद्धांत के समर्थन में कहा जा सकता है कि क्षतिपूर्ति की कार्रवाई का अधिकार अति व्यापक न होकर विधि द्वारा निश्चित शीर्षकों में विभक्त है। प्रत्येक वाद में वादी को अपना मामला अपकृत्य के किसी न किसी मान शीर्षक के अंतर्गत लाना अनिवार्य है। न्यायाधीशों का कार्य विधि निर्माण का नहीं है अथवा नई क्षतियों का आविष्कार नहीं कर सकते। विधि निर्माण एक अपकृत्य नए शीर्षकों का खोज कार्य विधायिका का है। प्रोफेसर जेनिक्स के अनुसार अपकृत्य के नए भेद किसी भी सामान्य सिद्धांत से नियंत्रित नहीं होते, सभी अनुचित हानिकारक कृत्य अपकृत्य हैं। तो अब हमने देखा तो सामंड का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? उबी रेमिडम इबीजस। तो सामंड महोदय कहते हैं देयर इज नो रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी। यदि आपको उसका उपचार उत्पन्न नहीं है तो आपको उसका अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन सामंड महोदय का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार उत्तरदायित्वों को नियमों को बांध दिया गया है, यानी कि पहले से मौजूद जो अपकृत्य हैं उन अपकृत्यों में यदि आपका आपके जो कार्य है वादी वाद ला रहा है वो अगर फिट बैठता है तो वो आपको उसका उपचार मिलेगा, नहीं तो उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे सिद्धांत के सामंड के सिद्धांत को हम कपोत-कवाक सिद्धांत पिजन होल थ्योरी के नाम से जानते हैं। आपने कभी देखा होगा कि डाक खाने में कुछ दराज बनी हुई होती है, खाने बने हुए होते हैं जिन पर स्थान विशेष का नाम लिखा रहता है, जैसे जयपुर की डाक, अजमेर की डाक या सिरोही की डाक या फलाने राज्य की डाक, इस तरह से। तो यदि आपके पास डाक प्राप्त होती है और डाक उन खानों से संबंधित खानों में फिट बैठती है तो उस खानों में वो डाक रखी जाएगी, नहीं तो खाना खाली रहेगा। तो सामंड महोदय का जो कपोत-कवाक सिद्धांत है उन्होंने खानों पर आधारित है कि यदि आपके साथ अपकृत्य हुआ है और वो अपकृत्य की वो जो परिभाषाएं हैं उनमें जो खाने दे रखे हैं उन खाने में यदि आपका अपकृत्य बैठता है तो आपको उसका उपचार मिलेगा, नहीं तो उसका उपचार नहीं मिलेगा। इसी को सामंड का कपोत-कवाक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन विनफील्ड की परिभाषा है वो क्या कहती है? अपकृत्य की विधि, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट। सामंड की परिभाषा कहती है अपकृत्यों की विधि। तो दोनों परिभाषाओं में, दोनों सिद्धांतों में, दायित्वों में बात है कि एक व्यक्ति जो विनफील्ड कहते हैं कि ये खूब सारी अपकृत्यों की विधि है, जबकि सामंड महोदय कहते हैं कि ये अपकृत्यों की विधि है। तो सामंड महोदय के जो सिद्धांत है उसकी हम आलोचना क्या क्या कर सकते हैं कि सामंड महोदय ने बिना हानि के क्षति नियमानुसार मंजूरी पर आधारित करते हुए भ्रमित हो गए और वास्तव में सिद्धांत उनके मत का समर्थन नहीं करता। प्रत्येक औचित्यहीन क्षति अपकृत्य है, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक क्षति अपकृत्य है और प्रत्येक क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिकर्ता से क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय की सहायता ले सकता है। तो उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि ये कथन सत्य है कि अपकृत्य कुछ निश्चित प्रकार के हैं, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वह उस कृत्य के लिए जो क्षति का कारण है एक विशिष्ट नाम तलाश करे, तभी उसे क्षतिपूर्ति मिलेगी। डॉक्टर स्टॉली ब्रॉस के अनुसार यद्यपि हम अभी तक अपकृत्य के संबंधी दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत स्थापित नहीं कर पाए हैं, तथापि हम इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।
इस संबंध में किसी भी सिद्धांत का अतिवादी के रूप में लेने के बजाय मध्यम आपका आर्क अपनाना चाहिए जो उपयुक्त लगता है। जहाँ कोई पूर्ण स्थापित सिद्धांत हो उसे माना जाना चाहिए। जहाँ किसी कोई सिद्धांत न हो तो न्यायालय क्षतिकर्ता द्वारा लापरवाही या इच्छापूर्ण पहुँचाई गई क्षति के लिए उसे दायी माना जाना चाहिए। प्रोफेसर ग्लेनमिन विलियम के अनुसार पहले मत में स्पष्ट है कि दायित्व के नियम बहुत व्यापक हैं और दूसरे सिद्धांत के अनुसार दायित्व के अभाव में नियम बहुत व्यापक है। किसी भी सिद्धांत के अनुसार दायित्व के नियम अभाव में किसी सामान्य नियम नहीं है जिससे उन्हें समस्त नए मामलों को इसके अंदर लिया जा सके जो न्यायालय के समक्ष अब तक न आए हों। अपकृत्य विधि का सामयिक एवं नम्य बनाने के लिए एवं इसके बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह विकासशील विधि है प्रथम सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत होता है। तो हमने जब दोनों सिद्धांत देखे, दोनों सिद्धांतों की में जो अंतर है वो मात्र अंतर ये है कि एक व्यक्ति जो विंटफील्ड महोदय हैं वो विकासशील सिद्धांत की ओर इंगित करते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास निरंतर हो सकता है और नए अपकृत्यों का समायोजन न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। जबकि विंटफील्ड महोदय सामान्य महोदय का सिद्धांत है वो थोड़ा जड़तापूर्वक प्रतीत होता है कि वो जो डेवलपमेंट है अपकृत्य का उसके वो ध्यान नहीं देते और वो ये कहना चाहते हैं कि जो पहले से उपलब्ध अपकृत्य है उसी के आधार पर ही आप अपकृत्यों को निर्धारित कर सकते हैं। तो विंटफील्ड महोदय का सिद्धांत है वो ईवीजस मीडियम पर आधारित है कि जहाँ अधिकार है वह उपचार है। इस आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। जबकि सामान्य महोदय का सिद्धांत था वो ऊबी रेमेडियम ईवीजस पर आधारित था। अगर हम इस आधार पर ये पहुँचते हैं कि दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी जगह सही है। एक व्याख्या शुरू करता है कंक्लूज की विकासशील बात को कहता है, दूसरा जो है कि वो जड़ता की ओर जाता है। इस प्रकार अपकृत्य संबंधी दायित्व के दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी विंटफील्ड महोदय का जो सिद्धांत है कि अपकृत्य विधि वो इस बात पर आधारित है कि न्यायालय नए अपकृत्यों का विकास कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपकृत्य विधि के दायित्वों की स्थापना के संबंध में दोनों सिद्धांत हो गए। तो अपकृत्यों के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा आपके अपकृत्य व्यवहारिक स्थितियाँ अपकृत्य नहीं होती। किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित कृत्य या कृत्यलोप किया गया हो, ऐसे कृत्यलोप या डायरेक्ट ओमिशन के लिए आपको विधिक क्षति हुई हो, कृत्य या कृत्यलोप ऐसा हो कि क्षतिकर्ता विधिक क्षति का उपचार मिलता हो। धन्यवाद।